कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार तिवारी, राजकीय इंजीनियरिंग मैकेनिक मोटर व्हीकल, आपका ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर। आज का टॉपिक है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। यह हमारे ऑटोमोबाइल गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत मुख्य दो भाग होते हैं और दो प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्यतया नंबर 1 लीड स्प्रिंग टाइप एंड सेकंड शॉक एब्जॉर्बर। जैसा कि हम देखते होंगे कि जो 18वीं या 19वीं दशक की गाड़ियां हुआ करती थी उसमें लीड स्प्रिंग का प्रयोग मुख्यतया किया जाता था, मगर अभी जो हमारी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं इसमें हम शॉक एब्जॉर्बर और कई टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है वह पास्कल के नियमों पे काम करता है और इसके अंदर एक पिस्टन और फ्लूट होते हैं और चेक वाल्व के द्वारा यह अपने कार्य को करता है। लीफ स्प्रिंग यह कई पत्तियों का जोड़ होता है जो कि धनुषाकार आकार की कई सारी पत्तियां होती हैं जो एक में यूनिट कर दी जाती हैं, जिसमें हमारा जो पहला होता है उसे मेन शाफ्ट, दूसरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह जितने भी शाफ्ट होते हैं उनकी नंबरिंग की जाती है। अब इन शाफ्टों को, चूंकि गाड़ी हमारी जब चलती है तो शॉक्स लगते हैं, झटके लगते हैं, तो एक पत्ती का दूसरे पत्ती से अलग होना जाहिर सी बात है। अब इन पत्तियों को यूनिट करके रखने के लिए साइकिल पिन लगे होते हैं। इन साइकिल पिन्स का काम ही होता है कि जो हमारी पत्तियां हैं मेन शाफ्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सबको यूनिट करे रखना और एक बनाए रखना, जिससे कि सारी पत्तियों पे पड़ने वाला बल सभी पत्तियों पे पड़े और बल डिवाइड हो जाए। साइकिल पिन्स के बाद एक यू बोल्ट होता है। यू बोल्ट का जो कि एक्सल शाफ्ट से जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर हमारी लीफ स्प्रिंग रखी जाती है। लीफ स्प्रिंग और एक्सल के साथ यू बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। इस प्रकार मुख्यतया जो हमारे लिए दो प्रकार के लीफ स्प्रिंग हैं, शॉक एब्जॉर्बर और लीफ स्प्रिंग। वर्तमान समय में लीफ स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर इन दोनों का प्रयोग एक साथ भी किया जाता है। जैसा कि हम दो पहिया या चार पहिए वाली गाड़ियों में देखते हैं कि शॉकर भी लगे होते हैं और लीफ स्प्रिंग भी लगे होते हैं। गाड़ियों को झटका मुक्त और कुशन युक्त बनाने के लिए लीफ स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम यह ऑटोमोबाइल गाड़ियों का दूसरा और मुख्यतया सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, जिसमें कि हम इसके पहले ट्रांसमिशन सिस्टम, क्योंकि गाड़ी के पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है उनके बारे में बता चुका हूं। अब यह सिस्टम हमारा गाड़ी की गति को किस प्रकार कम किया जाता है या स्थिर किया जाता है, इस सेक्शन के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बेसिक
आउटलाइन ब्रेकिंग सिस्टम का क्या है, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है। सर्वप्रथम गाड़ी होती है, गाड़ी में ड्राइवर के पास ब्रेक पैडल होते हैं, जो कि ये रहा हमारा ब्रेक पैडल। अब ब्रेक पैडल के बाद लिंकेज के द्वारा लीवर को जोड़ा जाता है। लीवर का जुड़ाव हमारे मास्टर सिलेंडर से होता है। मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड्स भरे होते हैं, रिजर्वायर होता है, पिस्टन होता है और कैप बने होते हैं, जिससे हम फुलफिलमेंट करते हैं फ्लूइड्स के। अब मास्टर सिलेंडर के बाद होता है हमारा ब्रेक पाइपलाइन। ब्रेक पाइपलाइन जिसका जुड़ाव 90 डिग्री पे करते हुए व्हील हब के लिए चला जाता है। अब व्हील हब में हमारे ब्रेक शूज, ब्रेक रिटर्न स्प्रिंग और व्हील सिलेंडर लगे होते हैं। अब यह कार्य कैसे करता है यह हम जानेंगे। सर्वप्रथम जब ड्राइवर ब्रेक पैडल को पुश करता है तो यह लीवर के माध्यम से पिस्टन को, यहां पर लगी पिस्टन को अंदर की ओर ढकेलता है। जब यह हमारा पिस्टन अंदर की ओर, जब यह भरे हुए आयल को पुश करता है तो इसके अंदर भरे आयल ये आगे की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्कल का नियम जो होता है हमारा, द्रव को दबाया नहीं जा सकता। किसी भी स्थान पे वो जहां होता है वह, अगर हम उसको दबाते हैं तो वह अपने कहीं न कहीं दूसरी स्थान पे वह उतना जगह को ले लेता है। तो होता क्या है कि मास्टर सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन पुश करता है तो उतनी ही आयल आगे की ओर बढ़ती है। अब आगे हमारा होता है ब्रेक पाइपलाइन। अब यह ब्रेक पाइपलाइन सप्लाई करती है फ्लूइड्स की 90 डिग्री पर व्हील हब में, व्हील मास्टर सिलेंडर में। अब यह प्रेशर के द्वारा आई हुई ब्रेक आयल को व्हील सिलेंडर में जाकर व्हील सिलेंडर के अंदर लगे पिस्टन को फैला देती है, जिसके द्वारा हमारा ब्रेक शू फैल जाता है और ब्रेक ड्रम में जाकर चिपक जाता है और ब्रेक लग जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गाड़ी को रोकना या धीमा करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसके मुख्य भाग जिसकी आउटलाइन है ब्रेक पैडल, लीवर, मास्टर सिलेंडर। अब मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन, रिजर्वायर, इनलेट कैप एंड मेन ऑयल गैलरी। अगला है ब्रेक पाइपलाइन एंड ये भी 90 डिग्री पे कटे हुए ब्रेक पाइपलाइन से हैं। अगला है व्हील सिलेंडर, इसमें कि हमारा ब्रेक शूज, रिटर्न स्प्रिंग एंड पिस्टन्स लगे होते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेकिंग सिस्टम के मुख्य भाग। ओके, थैंक्स। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के अंदर प्रयोग की गई निम्नलिखित सिस्टम के अंतर्गत हमारा तीसरा सिस्टम जो महत्वपूर्ण सिस्टम है कूलिंग सिस्टम, जिसको हम जो गाड़ियों के निरंतर चलने के बाद गाड़ियां गर्म हो जाती हैं, जिसको ठंडा या उनको कूलिंग करने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत आउटलाइन जो कि हम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत
सबसे जो गाड़ी का अग्रिम भाग, किसी गाड़ी में कूलिंग सिस्टम का बनावट और उनका रखरखाव, इंजन की बनावट और उसके फिटिंग के अनुसार कूलिंग सिस्टम की भी फिटिंग की जाती है। जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि कूलिंग सिस्टम में गाड़ियों के अंदर सर्वप्रथम सबसे आगे रेडिएटर को रखा जाता है। रेडिएटर का निर्माण कई सारी छोटी छोटी पत्तियों को मिलाकर, जिसको वाटर पैसेज बोले जाते हैं, को जोड़कर यूनिट करके रेडिएटर का निर्माण किया जाता है, जिनको इन्हीं के पैसेज को फिन्स बोला जाता है, जो कि ये कटे हुए भाग में दिखाई दे रहे हैं। रेडिएटर के बाद हमारा इसी के जस्ट पीछे रेडिएटर को ठंडा करने के लिए एक फैन लगा होता है, जिसको कूलिंग फैन बोला जाता है, जो कि यह भाग इंगित कर रहा है। यह फैन है। चूंकि रेडिएटर को इसलिए सबसे आगे लगाया जाता है कि गाड़ी जब चलती है तो हवा के संपर्क में आती है, और सबसे आगे होने के कारण रेडिएटर कुछ तो आगे से ठंडा होती है और कुछ पीछे लगे फैन से ठंडा होती है। अब रेडिएटर कार्य कैसे करता है यह देखते हैं। रेडिएटर में दो भाग होते हैं, अपर टैंक और लोअर टैंक। अपर टैंक में गर्म पानी होता है और लोअर टैंक में वही गर्म पानी पैसेज से होते हुए फिन्स के माध्यम से ठंडा होकर लोअर टैंक को आता है, और लोअर टैंक से पाइप के माध्यम से वाटर पंप के द्वारा इसको खींचकर प्रेशर के द्वारा इंजन के सभी भागों में जहां जहां पर पैसेज बने होते हैं, वाटर पैसेज बने होते हैं, वहां पे वाटर की सप्लाई करता है, और पुनः वही वाटर जो सारे जगह पे रन किया होता है पूरे इंजन में, वह जाके अपर टैंक में वापस गिरता है। और चूंकि हम जानते हैं कि रेडिएटर का मुख्य कार्य है गर्म पानी को ठंडा करना और ठंडे पानी को इंजन के अंदर सप्लाई करना, इसलिए कूलिंग सिस्टम में हमारा रेडिएटर जो है वह वाटर को, गर्म वाटर को ठंडा करने का कार्य करता है, जो कि अपर टैंक और लोअर टैंक से गर्म पानी को ठंडा करने का कार्य किया जाता है। और फैन के माध्यम से रेडिएटर को हवा दी जाती है, जिससे कि अतिरिक्त उसके ठंडक को बढ़ाया जा सके और गाड़ी का तापमान निरंतर नियमित और तापमान अनुरूप बना रहे। हम देख सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम जो कार्य प्रणाली है गाड़ी को निरंतर एक निश्चित तापमान पर बनाए रखना और गाड़ी का संचालित बना रहे, जिसके लिए हमारा कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। ओके, थैंक्स।